अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कल के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम रिवाइज़ करते हैं। तो कल हमने हाइपरथर्मिया के बारे में समझा था। हाइपरथर्मिया क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हाइपरथर्मिया होता क्या है। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है फेलियर ऑफ थर्मोरेगुलेशन। जब थर्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी में फेल हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। मैंने कल बताया था। तो हाइपरथर्मिया का मतलब हमने समझा कि हाइपरथर्मिया होता क्या, जब नॉर्मल से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसके बाद हमने फीवर और हाइपरथर्मिया का डिफरेंस समझा था। फीवर में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बदल जाता है, जबकि हाइपरथर्मिया में बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म मतलब थर्मोरेगुलेशन फेल हो जाता है। फिर हमने थर्मोरेगुलेशन पढ़ा था और जाना था कि हाइपोथैलेमस बॉडी का थर्मोस्टेट होता है, जो कि स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने हाइपोथर्मिया के 3 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने हीट क्रैम्प्स के बारे में जाना था। हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं, जिसमें सोडियम लॉस की वजह से क्या होता है कि पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं पेशेंट्स में। दूसरा हमने समझा था हीट एग्जॉशन क्या होता है। हीट एग्जॉशन में डिहाइड्रेशन और प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, जिसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस हो जाता है। और उसमें जो है पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या होता है कि वीकनेस होती है, नोशिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने डायफोरेसिस बताया था, क्या होता है कि एक्सेस स्वेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से वाटर लॉस और सोडियम लॉस भी होता है। प्लस प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज़्यादा परस्पायरेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, जिसमें जो पर्सन होता है उसके सारे कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं। और ये क्रोनिक कंडीशन में देखा जाता है, जिसमें हाइपर हाइड्रोसिस होता है, लाइक थायराइड ग्लैंड होता है, उसके डिसऑर्डर, जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें देखा जाता है। ठीक है। देन उसके बाद मैंने बात करी हीट स्ट्रोक के बारे में। सबसे सीवियर स्टेज होता है जहां बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, जहां पे टेम्परेचर 40 या उससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जिसमें पेशेंट की लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। और लास्ट में हमने इन तीनों का मैनेजमेंट और एग्जाम ओरिएंटेड डिफरेंस भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक उसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो आज हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा जो बुक में लिखा होगा उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना। बुक में और कुछ बातें लिखी होंगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझा है, उसको आप समझ सकते हो। बट यहाँ पे मैं ताकि आपको ऐसा ना लगे, अगर आपके पास बुक है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले हीट क्रैम्प्स के बारे में लिखा है। हीट क्रैम्प्स क्या होता है, माइल्ड काइंड ऑफ इलनेस होती है, जहाँ पे जो पेशेंट होता है, जिसको ये होता है, उसमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, है ना, इसी पे नाम पड़ा है हीट क्रैम्प्स। ठीक है। पेनफुल मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, क्योंकि इसमें वाटर लॉस होता है, जिसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं और लेस अमाउंट ऑफ सोडियम इंटेक भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है ये याद रखना है, इसमें कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। द कोर बॉडी टेम्परेचर इन द हीट क्रैम्प्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरथर्मिया, क्या होता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है बॉडी में, वो रहता है कॉन्स्टेंट, वो रहता है सेम। पेशेंट में एक्सपीरियंस प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब पेशेंट में यहाँ पे डिहाइड्रेशन की वजह से, मतलब सॉरी, हाइपरथर्मिया की वजह से इसमें प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो सकती है विथ मसल क्रैम्प्स। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसको, हम सोडियम रिप्लेस कर सकते हैं, और जहाँ पे मसल्स को क्रैम्प्स हो रहे हैं वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है। वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उन मसल्स में, और सिप्स ऑफ वाटर दे सकते हैं। ठीक है। ये हो गया हीट क्रैम्प्स। देन उसके बाद हीट एग्जॉशन। सर हीट एग्जॉशन क्या होता है? हीट एग्जॉशन मॉडरेट कंडीशन होती है, ये माइल्ड कंडीशन थी। मॉडरेट कंडीशन जहाँ पे क्या होता है, बॉडी ओवर हीट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब हेवी स्वेटिंग हो जाती है, और पल्स रेट जो होता है बंदे का, पल्स रेट जो होता है इस पेशेंट का जिसमें हीट एग्जॉशन होता है, वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है, रैपिड क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम की वजह से जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं, ब्रेन, किडनी वगैरह, हार्ट हमारा खुद से, वो क्या करते हैं, उनमें भी जो है ब्लड, उनको जब नहीं मिलता तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हाइपॉक्सिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, उनको जो है ब्लड नहीं मिलता, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कोर बॉडी टेम्परेचर इसमें क्या होता है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहता था, लेकिन यहाँ पे कोर बॉडी टेम्परेचर जो है 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट तो 104 डिग्री फ़ारेनहीट रहता है। ठीक है। सर किस वजह से हो सकता है? अगर कोई बंदा एनवायरमेंटल एक्सपोजर में रह रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप में रह रहा है, कंटिन्यूसली उसमें काम कर रहा है, या फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटी है, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, धूप में रह रहा है, तो वहाँ पे हीट एग्जॉशन हो सकता है। देन उसके बाद सर इसमें कैसे पता चलेगा हीट एग्जॉशन है? इसकी जो स्किन होगी वो कूल और मॉइस्ट स्किन होगी ड्यू टू स्वेटिंग, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है। ठीक है। यहाँ पे स्किन जो है वो कूल रहेगी और मॉइस्ट होगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू हम कह सकते हैं स्वेटिंग। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, डिजीनेस होगा क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, फटीगनेस होगी, पेशेंट में वीक रैपिड पल्स होगा, नोशिया वॉमिटिंग, ये तो कॉमन है। देन उसके बाद मैनेज कैसे करेंगे? इसकी एक्टिविटी अगर कर रहा है तो वो स्टॉप करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे इस पेशेंट को, और अगर ये उस प्लेस पे जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है तो उसको कूलर प्लेस पे शिफ्ट करेंगे, और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइसिस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। फ्लूइड्स देंगे थोड़े बहुत, और इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, जिसकी वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सर उसके बाद लास्ट में आता है हीट स्ट्रोक। सर हीट स्ट्रोक क्या होता है? हीट स्ट्रोक मोस्ट सीरियस काइंड ऑफ हीट इंजरी होती है ना। ये किस वजह से होती है? जब हमारा बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म बिल्कुल से ही फेल हो जाता है ना। जब थर्मोरेगुलेशन इंबैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक आ जाता है। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? सर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है इसमें? 104 डिग्री फ़ारेनहीट से बढ़ जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहीट से अबो हो जाता है इसमें टेम्परेचर, तो हीट स्ट्रोक हो
हो जाता है। ठीक है सर, इसमें कॉजेज क्या होंगे, किस वजह से ये होता है? सर इसमें क्या होता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर तो सेम है, स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी तो है ही, बट उसके साथ साथ अगर बंदे को बहुत ज़्यादा मतलब क्लोथिंग है ना, बहुत ज़्यादा कपड़े लगा के हैं, टाइट कपड़े लगा के हैं, तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक आ सकता है। बट ये मतलब बहुत ज़्यादा जब होगा। ठीक है सर, इसमें कैसे पता चलेगा कि इसको हीट स्ट्रोक है किसी भी बंदे को? सर उसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये सीवियर स्टेज में मैं बात कर रहा हूँ, हीट स्ट्रोक सीवियर स्टेज है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे आल्टर मेंटल स्टेटस होगा, बंदा अपने होश आवास में नहीं रहेगा, उसको कंफ्यूजन होगा, उसको हेडेक होगा, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी होगी, एंड इन द सीवियर केसेस बंदा कोमा में भी जा सकता है। देन उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कि जीआई के रिलेटेड क्या क्या होगा, नौशिया, वॉमिटिंग भी हो सकता है। ठीक है सर, समझ आ रहा है? देन उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटिव, मतलब स्किन के रिलेटेड, स्किन जो मैंने पहले भी बात करी थी, फ्लशिड स्किन होगी। कार्डियोवैस्कुलर के रिलेटेड क्या होगा, हार्ट के रिलेटेड क्या होगा, जो मैंने पहले भी बोला कि उसका जो पल्स होगा वो रैपिड तो होगा बट वो वीक होगा। ठीक है, रैपिड पल्स होगा प्लस वो वीक होगा। ठीक है, देन उसके बाद मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। सर इसको मैनेज कैसे करेंगे हीट स्ट्रोक को? सबसे पहली चीज़, अगर इसने बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने होंगे तो उसको लूज़ करेंगे, फिर लूज़ कपड़े पहनाएंगे उसको, लाइट वेट क्लोथिंग, ऐसे कपड़े देंगे जो जिनका वेट बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा। देन उसके बाद आइस पैक्स अप्लाई करेंगे पेशेंट के आर्म पिट्स पे। कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे हीट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कोल्ड हम आइस पैक्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आर्म पिट्स हो गया, ग्रॉइन एरिया हो गया, नेक एरिया हो गया, एंड बैक होता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हीट लॉस भी ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे आइस पैक्स हम अप्लाई करेंगे। देन आइस बाथ भी दे सकते हैं या आइस पैक्स भी लगा सकते हैं रैपिड कूलिंग के लिए, है ना। बट कॉशियसली हमने कहाँ पे यूज़ करना है, ध्यान रखना है हमने इन्फेंट्स और एल्डरली, मतलब इन्फेंट जो 1 साल के जो बच्चे होते हैं, या फिर एल्डरली जो बूढ़े बुजुर्ग 60 साल के बाद जो बुजुर्ग होते हैं, उनमें कॉशियसली यूज़ करना है, क्योंकि उनका थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो इन्फेंट्स होते हैं वहाँ पे अभी डेवलप ही नहीं हो रहा होता, अभी डेवलप नहीं होता प्रॉपरली, लेकिन जो एल्डरली होते हैं उसमें वीक हुआ होता है ये मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वो हीट को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जहाँ पे अगर हमने ऐसे आइस पैक से आइस बात किया, वहाँ पे हाइपोथर्मिया, हाइपर नहीं, हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ड्रिंक करा सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है अगर वो अल्टर्ड नहीं है तो ही हम उसको माउथ के थ्रू फ्लूइड्स दे सकते हैं। बट अगर उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, मतलब कि वो अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे हमने आईवी लाइन के थ्रू देना है, आईवी इंट्रावीनस फ्लूइड देना है। क्यों सर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो अनकॉन्शियस होता है, जो अपने होश हवास में नहीं होता, जब हम उसको माउथ के थ्रू फ्लूइड्स देंगे तो वो पानी जो है, जो वो फ्लूइड है, वो लंग्स में जाके निमोनिया कॉज कर सकता है या बाकी लंग कंडीशंस हमारे सामने आ सकती है। इस वजह से हम वहाँ पे क्या करेंगे, माउथ के थ्रू फ्लूइड नहीं देंगे अगर वो अनकॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस है, अगर होश हवास में है, तो उसको हम इजीली दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना। अब हम हाइपोथर्मिया के बारे में बात करेंगे, जो आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक है, हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब होता है गिरना, हाइपो का मतलब होता है कम होना, थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, या हीट। मैंने पहले ही बताया था, जब टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब इस नॉर्मल लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होता है, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। ये नॉर्मल रेंज होता है ना टेम्परेचर का, इसका लोअर लिमिट जब इससे नीचे गिर जाता है, मतलब कि जब 36.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे आ जाता है, उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हाइपोथर्मिया। ठीक है सर, अब ये हाइपोथर्मिया होता किस वजह से? दो चीज़ें होती है, देखना, दो चीज़ें होती हैं। हमारी जो बॉडी है इसमें जो हीट होती है ना, हीट दो तरीकों से हमारी बॉडी में बढ़ सकती है ना। हमें हीट को बढ़ाना है, दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। ठीक है, दो तरीकों से हम हीट को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुना, इसको ब्लर आ रहा है शायद, क्या हो गया इसको यार, हद है। हाँ, दो तरीकों से हीट को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज, एक तो हीट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बॉडी में। क्या कर सकते हैं? हीट को प्रोड्यूस करेंगे तो हीट बढ़ेगी, हमारी बॉडी का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है सर, दूसरी चीज, ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब इस बॉडी को हीट में ही तो रखना है। अगर ये लॉस होगी तो हाइपोथर्मिया होगा, मतलब इस हीट को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? एक तो प्रोड्यूस करना है, दूसरी चीज इसको बचा के रखना है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करना है। किससे? लॉस होने से प्रोटेक्ट करना है, लॉस होने नहीं देना। अगर ये लॉस नहीं हुआ तो क्या होगा, तब भी टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ा हुआ ही रहेगा। अगर लॉस हो गया, अगर सर क्या हो गया, अब अगर ये प्रोडक्शन नहीं हुआ और प्रोटेक्शन भी नहीं हुआ, ये दोनों, ये टू मैकेनिज्म्स जो होते हैं, ये दो मैकेनिज्म्स अगर फेल हो गए, अगर ये क्या हो गए, फेल हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। सर कितना बढ़ेगा? लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सर? इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया का नाम दे सकते हैं। सर इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया का नाम दे सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज करता हूं सर, बॉडी में हमारी हीट है, हीट को कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं। एक तो हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरी चीज, इस हीट को प्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद प्रोटेक्ट भी तो करना है। सर हीट को लॉस होने से भी तो बचाना है। जब हीट को प्रोड्यूस करा बॉडी में, ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी होता है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा। हीट का जब प्रोड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर इससे भी बढ़ेगा, जब प्रोटेक्ट करेंगे इससे भी तो हीट लॉस कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, उससे अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा हाइपोथर्मिया प्रिवेंट होगा। तो अब क्या होगा, अब अगर यही दोनों मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं, सर हम हीट को बचा नहीं पा रहे हैं और हीट को प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि ये दोनों मैकेनिज्म्स फेल हो जाते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर इस नॉर्मल लोअर लिमिट से नीचे आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। सर रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर का मतलब होता है ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन जो किसी डिजीज के होने की पॉसिबिलिटी को क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। क्या करता है? ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जो किसी भी डिजीज के होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क फैक्टर। ठीक है
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी है एक्यूट कंडीशंस की। एक्यूट कंडीशंस में सबसे पहला रिस्क फैक्टर जब हम पढ़ते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जो अचानक डेवलप होती हैं। एक्यूट कंडीशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जो कि अचानक से डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे ड्राउनिंग हो गया। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ड्राउनिंग लिखा भी है। ड्राउनिंग का मतलब होता है जब कोई बंदा ठंडे पानी में डूब जाता है ना। ठंडे पानी में डूबने को ही हम ड्राउनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राउनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें फिर लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब सवाल आता है ड्राउनिंग से हाइपोथर्मिया क्यों होता है। नॉर्मल हवा के मुकाबले में अगर हम देखें, हमारी बॉडी से जो ठंडा पानी होता है वो नॉर्मल हवा के कंपैरिजन में 25 गुना हमारी बॉडी से हीट को खींचता है, 25 गुना ज़्यादा। अगर हम नॉर्मल हवा में बैठे हैं, एनवायरमेंट ऐसा है, वहाँ पे हवा है। दूसरा एनवायरमेंट ऐसा है जहाँ पे हम कोल्ड पानी में डूब रहे हैं, तो वहाँ पे इसके कंपैरिजन में, हवा के कंपैरिजन में अगर हम पानी में डूब रहे हैं तो हमारी बॉडी से 25 गुना ज़्यादा हीट जो वो बाहर जाएगी। वो बाहर मतलब हमारा जो ठंडा पानी है वो उसको 25 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में गिर जाता है या डूब जाता है तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी जो वो हीट लूज करती है और उसका जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है। इसी वजह से क्या होता है, ड्राउनिंग के पेशेंट्स में हाइपोथर्मिया का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी पॉइंट के साथ एक और चीज़ लिखी है, इंपियर्ड परसेप्शन ऑफ कोल्ड। क्या लिखा है, इंपियर्ड परसेप्शन ऑफ कोल्ड। इंपियर्ड परसेप्शन ऑफ कोल्ड का मतलब होता है कि व्यक्ति को, जो पर्सन होता है, उसको ठंड का सही एहसास ही नहीं होता, मतलब उसको ठंड का पता ही नहीं चलता। जैसे अल्कोहल के नशे में कोई पेशेंट होगा, अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। शुरू में जो पर्सन होता है उसको गर्म फील होता है, गर्म फील होता है, लेकिन असल में क्या होता है, बॉडी जो है वो बहुत तेज़ी से हीट लूज कर रही होती है। साथ ही उसका जजमेंट भी खराब हो जाता है। इसीलिए जो पर्सन शराब पीता है उसे ठंड से बचने के लिए कोई एक्शन वो नहीं लेता, क्योंकि उसको ठंड का पता ही नहीं चल रहा है ना, शराब पीने की वजह से। रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथर्मिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। सर इसमें रिस्क क्यों होता है ना, ऑपरेशन के बाद रिस्क क्यों बढ़ता है। और आपको भी पता होगा सर्जरी के बाद दो चीज़ें होती है, एक तो ब्लड लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरी चीज़ जो एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी के दौरान, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्पोरेरली थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है वो सीज हो जाता है ना। वो क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है, ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली बात है ठंडा ही होता है, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस जो है वो इसमें जो पेशेंट्स होते हैं सर्जरी में उनमें हाइपोथर्मिया के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एज की मैंने अभी भी बात करी थी कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनके थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फुली मैच्योर नहीं होते अभी तक, और अभी उनका जो है उनके बॉडी का सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है न्यूबॉर्न्स का, जिसकी वजह से हीट जो है वो जल्दी बॉडी से लूज हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। और एल्डरली की बात करें, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म और थर्मोरेगुलेशन दोनों वीक हो जाते हैं, इसीलिए उनमें भी हाइपोथर्मिया का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। देन उसके बाद एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म आता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली थर्मोरेगुलेशन में हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, थायराइड हार्मोन कम बनता है। जब थायराइड हार्मोन कम बनेगा, और थायराइड हार्मोन की ही मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगी, इसीलिए जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया के लिए वो जो है प्रोन हो जाते हैं, मतलब उनमें हाइपोथर्मिया के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। क्योंकि आप सबको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, तो और अगर किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज की वजह से हाइपोथैलेमस प्रॉपरली काम नहीं करता, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली कंडीशन आपने पढ़ी होगी, आप आगे जाके पढ़ोगे, तो वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में भी क्या होता है कि हाइपोथर्मिया होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास हाइपोथर्मिया, सर हमने हाइपोथर्मिया समझा, हमने इसके रिस्क फैक्टर्स भी समझे, और एक ये ध्यान से याद रखना कि मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना है, वो 5 मिनट का टॉपिक है, उसका मैकेनिज्म मैं अच्छे से समझा सकता हूँ आपको, वो मैं अभी मतलब अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया। लिख के रखो, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, जो नॉर्थ में भी पूछा जाता है, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया होता है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सर हमने रिस्क फैक्टर्स भी समझ आ गए हमें, लेकिन अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो वो स्टेबल से हमको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब सवाल आता है, हर एक हाइपोथर्मिया पेशेंट की कंडीशन एक जैसी होती है क्या, नहीं होती है। जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा उतना ही कंडीशन जो है वो सीरियस होती जाएगी। मतलब कि सबसे पहले अगर कम टेम्परेचर गिरता है तो माइल्ड कंडीशन होती है, माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है, देन उसके बाद मॉडरेट आता है, देन उसके बाद सीवियर होता है, ठीक है। इसीलिए हाइपोथर्मिया को बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। सबसे पहले हम माइल्ड हाइपोथर्मिया की बात करते हैं, जिसमें टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। सबसे पहले आती है माइल्ड वाली कंडीशन, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ होता है, मतलब कि इतना जितना मैंने बता दिया, ठीक है। अब बॉडी का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, बॉडी सोचेगी कि मुझे हीट को ऑब्वियसली बातें बचाना है और नई हीट बनानी है। एक तो हीट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना, लॉस नहीं होनी चाहिए, प्लस हीट को और हीट प्रोड्यूस करनी है। इसीलिए सबसे पहले क्या करेगी बॉडी सबसे पहले शिवरिंग करेगी। शिवरिंग में क्या होगा, सर शिवरिंग होती क्यों है, क्योंकि मसल जब रैपिडली कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी शिवरिंग बॉडी का नेचुरल हीटर जो है आप मान सकते हो। अब बॉडी को क्या करना है, हीट बनाने के लिए ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, इसीलिए हार्ट रेट भी बढ़ेगा,
ऑब्वियसली बात है, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, पल्स रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो हार्ट रेट बढ़ेगा प्लस उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट भी जो है वो दोनों बढ़ जाएंगे। अब पेशेंट को नौशिया भी होगा, फटीग भी होगा और स्पीच में भी जो है वो डिफिकल्टी होने को देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये सब क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन भी जो है वो ठंडा होने लगता है, इसीलिए ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो स्लो हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, पेशेंट की जजमेंटल कोऑर्डिनेशन खराब होने लगती है। देन उसके बाद अब सवाल आता है, अगर इस स्टेज पर हमने पेशेंट को वार्म नहीं किया है ना, अगर हमने वार्म नहीं किया तो बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा नीचे चलता जाएगा, नीचे तो होता जाएगा और ज्यादा गिरेगा और पेशेंट पहुंचेगा मॉडरेट वाली कंडीशन में, जहां पे टेम्परेचर होता है 82.4 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया की कंडीशन बोलते हैं। अब बॉडी की एनर्जी रिजर्व धीरे धीरे जो है वो ऑब्वियसली बात है खत्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे शिवरिंग बॉडी कर रही है तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी धीरे धीरे जो है एनर्जी रिजर्व खत्म होते जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि यहाँ पे हार्ट जो है वो फास्ट चल रहा है, हार्ट जो है वो फास्ट काम कर रहा है, मतलब जो हमारा पल्स रेट है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब टेम्परेचर और कम हो गया है। ऑब्वियसली बात है, तो कोल्ड की वजह से क्या होगा, हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने लगते हैं, इसीलिए क्या होगा, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों कम होने लगते हैं। ब्रेन भी और ज्यादा इफेक्ट होता है, इसीलिए क्या होगा, पेशेंट में कंफ्यूजन और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है कि प्यूपिल्स भी डायलेट होते हैं। ठीक है, प्यूपिल्स भी डायलेट हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है और रिफ्लेक्सेस भी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्सेस को वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमने यहाँ पे भी टेम्परेचर को कम नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर हमने यहाँ पे भी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने यहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं दिया इसको, तो टेम्परेचर और कम होगा, बॉडी के ऑर्गन्स एक एक करके फेल होने लगेंगे और पेशेंट पहुंचेगा सबसे सीवियर स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये सबसे डेंजरस स्टेज मानी जाती है। अब बॉडी इतनी ठंडी हो चुकी है कि क्या उनके पास हीट बनाने की एनर्जी भी नहीं बची, इसीलिए क्या होगा, शिवरिंग भी बंद हो जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, शिवरिंग बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिजर्व्स जो है वो नहीं रहते, एनर्जी खत्म हो चुकी है बॉडी में से, तो पेशेंट की ब्रीदिंग जो है वो क्या होगी, बहुत स्लो हो जाती है, पल्स वीक हो जाता है, पीपल्स लाइट पर रिएक्ट ही नहीं करते ना। अगर पीपल्स पर हम लाइट डालते हैं, आंखों पे लाइट डालते हैं, तो वहाँ पे कोई भी पीपल रिएक्शन नहीं देखा जाता। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लूज करने लगते हैं, है ना, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लूज होने लगती है यहाँ पे, इसीलिए हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लंग्स में भी देखा जाता है कि लंग्स में भी क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हो सकता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जब फ्लूइड में लंग कंजेशन होता है, मतलब कि लंग्स कंजेशन होता है, जब लंग्स में फ्लूइड भर जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा, वो भी डेवलप हो सकता है। पेशेंट यहाँ पे एपैथिक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एपैथिक भी हो जाता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्या समझ आ रहा है यहाँ तक, आसान है ना। सर अब सवाल आता है ट्रीटमेंट का। ठीक है, ट्रीटमेंट भी करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सर सवाल आता है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो ट्रीटमेंट का सबसे बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या रहेगा, बहुत सिंपल है, जितनी हीट बॉडी से लूज हुई है उतनी ही हीट पेशेंट को वापस देनी होगी। ठीक है, जितनी हीट बॉडी से लूज हो गई उतनी ही उसको वापस देनी पड़ेगी, तो पेशेंट जो वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम रीवार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीवार्मिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्या हर पेशेंट को सिर्फ ब्लैंकेट देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हाइपोथर्मिया कितनी सीवियर है, इसीलिए रिवॉर्मिंग के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इंटरनल रिवॉर्मिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग। ठीक है, इंटरनल मतलब उसको कोर रिवॉर्मिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर रिवॉर्मिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले इंटरनल रिवॉर्मिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हम बॉडी को जो है अंदर से वार्म करते हैं, है ना, बॉडी को अंदर से हम वार्म करते हैं, तो इसीलिए इसको इंटरनल या फिर कोर रिवॉर्मिंग बोलते हैं। कैसे करते हैं, इसमें हम वार्म आईवी फ्लूइड्स देते हैं, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो वो प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड्स क्या करते हैं, बॉडी के कोर टेम्परेचर को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसे कोर रिवॉर्मिंग भी कहते हैं। दूसरा आता है एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग। एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, अब अगर पेशेंट माइल्ड हाइपोथर्मिया में होता है तो हम बॉडी को बाहर से वार्म करते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग जो है ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है एक्टिव एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग। ठीक है, एक्टिव का मतलब हम खुद हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम वार्म ब्लैंकेट्स दे सकते हैं पेशेंट को, हीटिंग पैड्स देते हैं, या फिर रेडिएंट वार्मर देते हैं, रेडिएंट वार्मर देते हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से रेडिएंट हीट हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग। ठीक है, यानी हीट किसी एक्सटर्नल सोर्स से दी जा रही है। देन उसके बाद दूसरा है पैसिव एक्सटर्नल रिवॉर्मिंग। ये क्या होता है सर, पैसिव का मतलब हम डायरेक्टली हीट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ हीट लॉस को रोक रहे हैं, हम यहाँ से बॉडी से हीट लॉस को रोक रहे हैं। ठीक है, ताकि बॉडी अपनी बची हुई हीट को प्रिजर्व कर सके, अपनी हीट को बचा सके, अंदर ही रख सके। कैसे, हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो वेट क्लोथ्स हैं, है ना, जो गीले कपड़े उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसको ड्राई क्लोथ्स देते हैं पहनने के लिए, पेशेंट को ड्राई ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, उसको कवर करके रखेंगे ड्राई ब्लैंकेट से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव रिवॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा हाइपोथर्मिया का। सिंपल सी बात है, असेसमेंट रहता है और नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं बॉडी का। टेम्परेचर कहाँ से दे सकते हैं, प्रेफर्ड रूट, जो भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन आपको प्रेफर्ड रूट मिलेगा, ऑरली देख सकते हैं, एक्सिलरी दे सकते हैं, या कोई रेक्टल वगैरह जो भी वहाँ पे प्रेफर्ड रूट होगा उससे आप देखोगे, और डॉक्यूमेंट उसकी फाइंडिंग्स, जो भी आपको टेम्परेचर मिलेगा उसको फाइंडिंग्स को आप लिखेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। देन उसके बाद अगर फीवर है तो उसका पैटर्न देखेंगे, कैसा है, कब हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, किस तरीके का ये है पैटर्न है, एक्सटेंट है, कोर्स क्या है फीवर का, और उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स जो भी होंगे, किस वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन है, डिजीज है कोई भी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें आप एसेस करोगे, उसका पता लगाओगे। देन प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि रेस्पिरेशन जो चैप्टर है उसके बाद डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको अलग से भी पढ़ूंगा, इसकी टेंशन मत लो कि हम टेम्परेचर को एसेस कैसे करते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको मैकेनिज्म इसका पढ़ाऊंगा, लेकिन आप ऐसे याद रखना, PES फॉर्मेट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं। P का मतलब होता है प्रॉब्लम, E का मतलब होता है इटियोलॉजी मतलब कॉज, S का मतलब होता है साइंस एंड सिम्टम्स, जिसे हमें पता लगता है मतलब लक्षण। ठीक है, यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, देखो हाइपोथर्मिया ये प्रॉब्लम है, क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इलनेस,
रिलेटेड टू इलनेस। ये इलनेस क्या है? ये ईटियोलॉजी, मतलब कोई भी डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इलनेस है, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हाइपोथर्मिया हो रहा है। दैट इज एविडेंस्ड बाय, मतलब वो हमें कैसे दिख रहा है? डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ये हमें पता चल रहा है। साइंस एंड सिम्टम्स में बॉडी टेम्परेचर कम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज साइंस और सिम्टम, ठीक है, ये पता चल गया नर्सिंग डायग्नोसिस। देन इंटरवेंशन मैंने पढ़ा दिया कैसे आप इसको करोगे। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर एसेस करोगे और एसोसिएटेड फैक्टर जो भी होंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद रीवार्मिंग करोगे, जो भी मैंने पढ़ाया, ब्लैंकेट्स वगैरह दोगे, उसको लूज ये क्लोथ्स अच्छे से दोगे, वेट क्लोथ निकाल दोगे, ठीक है, हीटिंग पैड्स आप यूज कर सकते हो, रेडिएंट वार्मर्स यूज करोगे, और वार्म फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करोगे, इधर ऑरली और थ्रू द इंट्रावेनस, रूट डिपेंड करेगा पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी जगह पे कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।